हेलो एवरीवन, मैं दुष्यंत सिंह और आज मैं बात करने वाला हूं मूल अधिकारों के बारे में। मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स। वैसे तो आपने मूल अधिकारों के बारे में पढ़ा होगा और आपने समझा भी होगा, लेकिन अगर आपकी समझ में नहीं आया है या मूल अधिकार आपको समझने में दिक्कत होती है तो इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। और मैं मानता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद में आपको फिर से मूल अधिकारों के बारे में पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, इसके जो संवैधानिक उपबंध हैं वहां से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि हमारे संविधान में मूल अधिकार आए कहां से। आप जानते हैं कि हमारा जो संविधान है कई देशों का सम्मिश्रण है, कई देशों के संविधानों का जो है सम्मिश्रण है। कई देशों से भारतीय संविधान में अनेक प्रकार के उपबंध ग्रहण किए गए हैं। उसी तरीके से जो मूल अधिकार हैं हमारे संविधान में अमेरिका के संविधान से ग्रहण किए गए हैं। तो यानी इसका स्रोत क्या है? अमेरिका का संविधान। यानी हमारे देश के संविधान में मूल अधिकार कहां से लिए गए हैं? अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। वहीं इसके अगर भारतीय संविधान में स्थिति की बात करें तो भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक मूल अधिकारों के बारे में बताया गया है। वैसे अगर हम इसको अनुच्छेद वाइज इसका अगर पूरी तरीके से अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है अनुच्छेद 12 से लेकर के और मूल अधिकार दिए गए हैं अनुच्छेद 35 तक। लेकिन जो विशिष्ट मूल अधिकार आते हैं वो अनुच्छेद 14 से लेकर के 32 तक ही आते हैं। इसके अलावा जो अनुच्छेद 12, 13 और 33, 34, 35 ये अन्य मूल अधिकारों की कैटेगरी में आते हैं। तो आपको पता चला कि संविधान में जो मूल अधिकार दिए गए हैं भारतीय संविधान के कौन से भाग में दिए गए हैं? तीसरे भाग में। और अनुच्छेद 12 से 35 तक इनका जो है प्रावधान दिया गया है। भाग 3 को कहा जाता है भारत का मैग्ना कार्टा। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब मैग्ना कार्टा से आपके दिमाग में कंफ्यूजन उत्पन्न हुई होगी, तो मैग्ना कार्टा के बारे में जानते हैं। मैग्ना कार्टा का अर्थ है अधिकारों का एक घोषणा पत्र। इसके बारे में सबसे पहले पता चलता है, आप अगर इंग्लैंड के जो है इतिहास की तरफ जाएंगे तो वहां आपको पता चलेगा कि 1215 में इंग्लैंड के जो राजा थे किंग जॉन, उन्होंने अपने सामंतों के दबाव में आकर के क्या किया था? अपने नागरिकों के लिए अधिकारों का एक घोषणा पत्र जारी किया था जिसे मैग्ना कार्टा का नाम दिया गया। और ऐसा माना जा सकता है कि जो मैग्ना कार्टा था वहां का, इंग्लैंड का, वो संभवतः किसी भी देश के नागरिकों के लिए अधिकारों का पहला घोषणा पत्र था। अगर इसके बारे में बात करें कि सबसे पहले किस देश में, विश्व में सबसे पहले किस देश ने अपने देश के संविधान में मूल अधिकारों को शामिल किया था, वो था फ्रांस। इसने 1789 में अपने संविधान में मूल अधिकारों को सम्मिलित किया। यहां आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यहां जो बात की जा रही है फ्रांस के संबंध में और यहां बात की गई है अमेरिका के संबंध में, तो दोनों में थोड़ा सा विभेद है। यही है कि हमारे संविधान में जो मूल अधिकारों का जो प्रावधान है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। लेकिन अगर विश्व के परिप्रेक्ष्य में बात करें और ये देखें कि किस देश ने सबसे पहले अपने संविधान में मूल अधिकारों को सम्मिलित किया, तो वो था फ्रांस, जिसने 1789 में अपने संविधान में मूल अधिकारों को सम्मिलित किया। अब एक बार में नजर डालते हैं मूल अधिकारों और उनसे संबंधित अनुच्छेदों के बारे में। समानता का अधिकार, इसको जो कैटेगरी में बांटा जाता है, पहले कैटेगरी के बारे में अध्ययन करते हैं, उसके बाद में 1 बाय 1 प्रत्येक अनुच्छेद के बारे में हम डिटेल से जानने का प्रयास करेंगे। तो समानता के अधिकार जो दिए गए हैं वो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक दिए हैं। वहीं स्वतंत्रता के अधिकार दिए गए हैं अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 में दिए गए हैं। धर्म की स्वतंत्रता के बारे में अनुच्छेद 25, 26, 27, 28 में बताया गया है। वहीं संस्कृति और शिक्षा के बारे में अनुच्छेद 29, 30 के बारे में उपबंध दिए गए हैं। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है बताया गया अनुच्छेद 32 में। अब सबसे पहले इसकी पहली कैटेगरी की तरफ चलते हैं। समानता का अधिकार जो दिया गया है अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक। तो अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक प्रत्येक अनुच्छेद के बारे में बात करेंगे और आज की क्लास में हम सिर्फ अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक बात कर रहे हैं। देखिए, शॉर्ट वे में पढ़ना भी कोई मतलब शॉर्ट वे में पढ़ना आसान होता है, लेकिन आज उससे क्या होता है, आपको एक स्थायी नॉलेज नहीं मिल पाती है। अगर हम नॉर्मली इसी को देख करके बात करें कि भाई ये हो गए हमारे मूल अधिकार, समानता का अधिकार इतने से इतने तक, शोषण का इतने, धर्म की स्वतंत्रता इतने से इतने तक, और इतना ही पढ़ लेंगे तो क्या होगा कि अगर हम 1 साल बाद पढ़ेंगे, 2 साल बाद पढ़ेंगे, 4 साल भी पढ़ लेंगे, लेकिन हमें मूल अधिकारों के बारे में कंप्लीटली पता नहीं चल पाएगा। इसलिए सबसे बेटर है थोड़ा टाइम लगे, लेकिन हम सब चीज के बारे में थोड़ा विस्तार से पढ़ें ताकि हमें दोबारा पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। तो सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 14 के बारे में। अनुच्छेद 14 में दिया गया है विधि के समक्ष समता। विधि का अर्थ होता है कानून, अर्थात भारतीय संविधान जो है क्या करता है, सभी लोगों को विधि के समक्ष समानता प्रदान करता है। यानी कानून की नजर में, कानून की दृष्टि में सभी लोग एक जैसे हैं, सभी के साथ एक ही तरह से और न्याय सम्मत व्यवहार किया जाएगा।
लेकिन इसके कुछ उपवाद भी हैं। जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, जो राष्ट्रपति या राज्यपाल होते हैं वो अपने पद दायित्व के संबंध में उनके खिलाफ न्यायालय में कार्रवाई नहीं की जा सकती है। जैसे आपको लगता है कि हमारे राष्ट्रपति सही काम नहीं कर रहे हैं या राज्यपाल सही कार्य नहीं कर रहे हैं, तो आप उनके खिलाफ न्यायालय में नहीं जा सकते। और इसके संबंध में यही है कि जब वो अपने पद पर कार्यरत हो, यानी राष्ट्रपति अपने पद पर पदासीन है और राज्यपाल भी अपने पद पर कार्य कर रहे हैं और आप उनकी कार्यप्रणाली से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप उनके खिलाफ न्यायालय की शरण में नहीं जा सकते हैं। ये इसका एक अपवाद है, ठीक है। इसके अलावा जो सांसद होते हैं, सांसदों को भी कुछ विशेषाधिकार प्रदान किए गए हैं, वो आर्टिकल 105 के अंतर्गत। विधायकों को कुछ विशेषाधिकार दिए गए हैं अनुच्छेद 194 के अंतर्गत। सांसदों और विधायकों को जो विशेषाधिकार दिए गए हैं वो किस संबंध में दिए गए हैं कि जैसे जो सांसद होते हैं, संसद की कोई भी कार्यवाही होती है और वहां पर वे कुछ बोल देते हैं, ठीक है, वहां पर वो कुछ अपना वक्तव्य कहते हैं, संसद में किसी बात के लिए न्यायपालिका के प्रति जवाब देने, यानी ये कुछ संसद में जब भी किसी बात पर विचार विमर्श चल रहा होता है और वहां पर ये कुछ ऐसा बोल देते हैं जिससे किसी व्यक्ति विशेष को दिक्कत हो जाती है, तो जो है ये न्यायपालिका के प्रति उसके लिए न्यायपालिका के प्रति, न्यायालय के प्रति जो है जवाबदेह नहीं है, रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ये जो है अनुच्छेद 14 के क्या है, कुछ अपवाद हैं। बाकी जितने भी जो इसमें प्रावधान दिए गए हैं वो यही दिए गए हैं कि जितने भी नागरिक हैं, भारत के जितने भी नागरिक हैं, वो सभी कानून की नजर में कैसे हैं, समान हैं। इसके अलावा मीडिया को भी विशेषाधिकार प्राप्त हैं। आर्टिकल 361 के अंतर्गत मीडिया, आपको पता है, किसी की भी धज्जियां उड़ा देती है 2 मिनट में, तो ये जो मीडिया को विशेषाधिकार दिया गया है वो अनुच्छेद 361 के अंतर्गत दिया गया है और ये भी जो है अनुच्छेद 14 का एक अपवाद है। आप यहां से आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि जो मीडिया को जो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, प्रेस की स्वतंत्रता जिसमें आती है, वो आर्टिकल 19(1) के अंतर्गत आती है, इसलिए आपको दोनों को ध्यान रखना है। इसमें क्या है, मूल अधिकारों से संबंधित जो है मीडिया के विशेषाधिकार हैं आर्टिकल 361 में। वही मीडिया को जो बोलने की आजादी दी गई है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, वो किसके लिए, किसके अंतर्गत दी गई है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 का एक पार्ट है, 19(1) क में मीडिया को जो है बोलने की स्वतंत्रता दी गई है, प्रेस की स्वतंत्रता जिसे कहा जाता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 15 की। अनुच्छेद 15 में बताया गया है कि धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर आप किसी से भी भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 15 में क्या बताया गया है, जन्म स्थान, वंश, जाति, लिंग, इनके आधार पर विभेद का प्रतिषेध जो है बताया गया है संविधान में। यानी अगर कोई व्यक्ति दूसरे धर्म का है और दूसरी जाति का है या किसी अन्य निचली जाति से जो है SC ST से संबंध रखता है, तो आप उसको क्या है कि किसी भी चीज में उसके साथ में क्या नहीं कर सकते हैं, भेदभाव नहीं कर सकते हैं कि तुम दूसरी कम्युनिटी के हो, आप दूसरे रिलीजन के हो, आपके साथ इसलिए ये कार्य नहीं किया जा रहा है, तो उनके साथ में विभेद की स्थिति उत्पन्न नहीं की जा सकती है। इसके अंतर्गत भी क्या दिए गए हैं, कुछ अपवाद दिए गए हैं। जैसे आर्टिकल 15(1) में क्या दिया गया है, महिलाओं को मातृत्व अवकाश दिया गया है। जैसे कहीं पे भी मान लीजिए किसी भी सरकारी या किसी भी सरकारी जो है प्रतिष्ठान में कोई कार्य करता है व्यक्ति और वहां पर महिला और पुरुष दोनों कार्य कर रहे हैं, तो वहां पर क्या होता है, महिलाओं को मातृत्व अवकाश दिया जाता है। कोई भी महिला अगर क्या है गर्भवती है तो उसे उस कंडीशन में क्या दिया जाता है, अलग से अवकाश दे दिए जाते हैं, जिसे मातृत्व अवकाश का नाम दिया जाता है। वहीं अगर कोई व्यक्ति कहे कि इनको, वहीं कोई पुरुष अगर इस बात से ऑब्जेक्शन करता है कि भाई मुझे क्यों नहीं दिया जा रहा और महिला को ही क्यों मातृत्व अवकाश दिया जा रहा है, तो ये देखो प्रकृति का नियम है और ये उसकी शारीरिक स्थिति के आधार पर और उनकी जो स्ट्रक्चरल जो है फॉर्म होता है उनका, उसके आधार पर उनको मातृत्व अवकाश दिया जाता है, क्योंकि वो उनका जो है नैसर्गिक गुण है। तो आर्टिकल 15(1) में महिलाओं को मातृत्व अवकाश दिया जा रहा है, ये अनुच्छेद 15 का एक अपवाद माना जाता है। इसके साथ साथ 15(4) में अनुच्छेद 15 के चौथे हिस्से में, चौथे भाग में प्रथम संविधान संशोधन 1951, यानी जो पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में, इसके द्वारा आर्टिकल 15(4) जोड़ा गया। इसमें क्या था कि मद्रास राज्य वर्सेस चंपकम दोराईराजन, इस वाले वाद का परिणाम था ये, यानी कि एक वाद था मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोराईराजन, इस वाद के परिणाम के फलस्वरूप आर्टिकल 15(4) जोड़ा गया प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा। इसमें क्या था कि राज्य के जो मेडिकल कॉलेज होते हैं या इंजीनियरिंग कॉलेज होते हैं, उनमें विभिन्न जातियों और समुदायों के लिए निश्चित अनुपात में सीटों का निर्धारण किया जाता है। आप देखते होंगे, आप भी जैसे कोई डिग्री या डिप्लोमा ले रहे होंगे तो आप देखते होंगे कुछ विशेष वर्गों के लिए या कुछ विशेष कम्युनिटीज के लिए वहां पर जो है सीटों की जो संख्या है वो निर्धारित कर दी जाती है
और इसे आप नहीं कह सकते, इसे आप ये नहीं कह सकते कि ये धर्म, वंश, जाति या लिंग के आधार पर विभेद की स्थिति उत्पन्न हो रही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि ये उनकी स्थिति के आधार पर उनको अलग से सीटों का आवंटन किया जाता है। तो आर्टिकल 15(4) में यानी 15(4) में ये दिया गया है कि राज्य के जो मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज होते हैं उनमें विभिन्न जातियों और समुदाय के लिए सीटों का आरक्षण दे दिया जाता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 16 के बारे में। अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन में अवसर की समानता। लोक नियोजन का अर्थ है किसी भी आप राज्य सरकार के अधीन या केंद्र सरकार के अधीन आप कभी भी नौकरी के लिए कोई भी आवेदन करते हैं तो उसके लिए आपको क्या होगा, अवसर की समानता होगी। उसमें आपको जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा या आपको अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता है। जाति, धर्म, वंश या लिंग के आधार पर आपको लोक नियोजन के विषय में अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता है, ये बताता है हमारा अनुच्छेद 16। लेकिन इसमें भी अपवाद दिया गया है 16(4). 16(4) में आरक्षण को छोड़कर, यहाँ पे लिखा है मैंने आरक्षण को छोड़कर, यानी 16(4) में क्या बताया गया है कि आरक्षण जो कुछ पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिया गया है उसके बारे में प्रावधान दिए गए, उनको छोड़ करके लोक नियोजन में सभी को अवसर की कैसी रहेगी, समानता रहेगी। 16(4) में बताया गया है, 16(4) में ये जो है प्रतिपुष्टि की गई है या 16(4) जो अनुच्छेद है उसमें ये चीज अंतर्निहित है कि पिछड़ा वर्ग कौन है, कौन से व्यक्ति ऐसे हैं जो पिछड़े वर्ग में आते हैं। इसी संबंध में जो प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया गया था या जिसकी अनुशंसा की गई थी वो काका कालेलकर की अध्यक्षता में की गई थी, लेकिन ये जो है पास नहीं हो पाया था। काका कालेलकर की अध्यक्षता में इसको जो है मंजूरी प्रदान नहीं की गई थी, राष्ट्रपति ने इसको खारिज कर दिया था या इसको समाप्त कर दिया था। उसके बाद में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ था वीपी मंडल की अध्यक्षता में। पहला जो पिछड़ा वर्ग आयोग था, ये भी प्रश्न आ जाता है कभी कभी, यहाँ से सीधा सीधा पूछ लेता है कि प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे, काका कालेलकर, लेकिन इसको राष्ट्रपति की मंजूरी प्राप्त नहीं हो सकी थी। इसी संबंध में दूसरा जो है पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया गया था वीपी मंडल की अध्यक्षता में, जिसे मंडल आयोग का नाम भी दिया जाता है क्योंकि इसके अध्यक्ष थे वीपी मंडल, इसीलिए इसको नाम दे दिया गया वीपी मंडल। और ये जो है गठित हुआ था, आया था 1979 में, जिसने 1980 में पिछड़ा वर्ग से संबंधित अपनी रिपोर्ट जो है गवर्नमेंट को सौंपी थी। इसमें बताया गया था या सुझाव दिया गया था कि पिछड़ेपन का जो आधार है वो जाति रहेगी, यानी जाति के आधार पर पिछड़ेपन की बात की गई थी और इसमें सुझाव दिया गया था कि जो पिछड़ा वर्ग है उसको 27% का जो है आरक्षण दे दिया जाए, रिजर्वेशन दे दिया जाए। लेकिन ये चीज भी जो है यहाँ पर लागू नहीं हो पाती है। तो उसके बाद में 1990 में 1990 में वीपी सिंह की सरकार आती है और उसके द्वारा जो है ये वाला प्रावधान जो है, उपयुक्त प्रावधान जो है लागू कर दिया जाता है, यानी जो पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए नौकरियों में 27% आरक्षण की व्यवस्था को लागू कर दिया जाता है। इसके अलावा आपने आज जो मुद्दा काफी उठ रहा है ईडब्ल्यूएस जो अब तो लागू हो गया है सभी नौकरियों में, ठीक है। ईडब्ल्यूएस जो अभी लागू हुआ है ये इसके सुझाव जो है बहुत पहले दे दिया गया था। ईबीसी का सुझाव सबसे पहले दिया था, पहले यानी वर्तमान में इसको ईडब्ल्यूएस बोला जाता है, पहले इसको ईबीसी बोला गया था। तो ईबीसी का सुझाव दिया था 1991 में पीवी नरसिम्हा राव ने ईबीसी का सुझाव दिया था, इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस का जो सुझाव दिया गया था वो पीवी नरसिम्हा राव ने दिया था 1991 में, लेकिन ये भी जो है इसको अमान्य घोषित कर दिया गया था, ये भी लागू नहीं किया गया था। बेशक वर्तमान में ईडब्ल्यूएस लागू है लेकिन 1991 में इसे जो है अवैध घोषित कर दिया गया था। तो ये हो गया आपका अनुच्छेद 16 जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, लोक नियोजन में अवसर की समता। तो यहाँ से आप क्या समझे कि किसी भी व्यक्ति को जाति, धर्म, लिंग, वंश या जन्म स्थान के आधार पर अवसर की समानता के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। लेकिन इसमें जो है एक अपवाद यही है कि आरक्षण के जो प्रावधान दिए गए हैं उनको छोड़ करके बात की जा रही है। आरक्षण के प्रावधान को आप अलग हटा दें, उसके बाद आप देखें तो लोक नियोजन में सभी को अवसर की समता जो है भारतीय संविधान प्रदान करता है। इसके बाद में बात करते हैं अनुच्छेद 17 में बताया गया है कि अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का जो नियम है वो काफी लंबे समय से चला आ रहा है, लेकिन नैसर्गिक रूप से देखा जाए तो ये काफी गलत चीजें हैं। अस्पृश्यता, छुआछूत और तुम कौन सी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, आप कौन सी जाति के हो, मैं कौन सी जाति का हूँ, आप जो है पानी मत पियो, मेरे जैसे आपने हाथ लगा दिया मैं पानी नहीं पीऊंगा, भाई आपने मेरे खाने से हाथ लगा दिया और मुझे तो ये पूरा फेंकना पड़ेगा, मैं ऐसे नहीं खाऊंगा। ये सारी छुआछूत की चीजें काफी प्राचीन काल से चली आ रही हैं, लेकिन वर्तमान स्थिति को देखा जाए तो ये सारी चीजें जो है बिल्कुल व्यर्थ हैं, बेकार हैं, इनका कोई वजूद नहीं है, बेकार की चीजें हैं सारी, क्योंकि इंसान सारे एक ही हैं।
तो अस्पृश्यता के अंत के बारे में भी संविधान में बताया गया था अनुच्छेद 17 में। इसके अलावा जो अनुच्छेद 17 एवं 35 हैं, अनुच्छेद 17 एवं 35 हैं, ये संसद को शक्ति प्रदान करते हैं। संसद को शक्ति प्रदान करते हैं किस चीज की? ये अस्पृश्यता से संबंधित दंड विधि का निर्माण कर सकती है। अगर कोई भी व्यक्ति, वैसे तो अभी तो काफी इसके खिलाफ जो है कानून आ चुके हैं और जो प्रचलित भी हैं, लेकिन इसके जैसे ये अनुच्छेद 17 का जब निर्माण किया गया था, यानी संविधान का निर्माण किया गया था, तो अनुच्छेद 17 में और अनुच्छेद 35 में संसद को ये शक्ति भी प्रदान की गई थी साथ में कि अगर कोई भी व्यक्ति अस्पृश्यता जैसी गंदगी को बढ़ावा देता है या अस्पृश्यता जैसे जो नियम को जो है आगे कैरी फॉरवर्ड करता है, तो उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए संसद को शक्ति दे दी गई कि संसद इससे संबंधित जो है दंड देने के लिए एक कानून का निर्माण कर सकती है और दोषी को दंड दे सकती है। और जैसे जैसे समय बीतता गया और चीजें बदलती गईं और लोग बदलते गए, और उसी संबंध में 1955 में जो है कानून आया था अस्पृश्यता निरोधक अधिनियम कानून आया था 1955 में, जैसे जिसका जो नाम था वो 1976 में बदल दिया गया और इसका जो वर्तमान में नाम रख दिया गया वो है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 है वो पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? तो उसे जाना जाता था अस्पृश्यता निरोधक अधिनियम 1955 के द्वारा। ठीक है, 1976 में इसको चेंज कर दिया गया और सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 इसका नाम रख दिया गया। इसके अलावा 30 जनवरी 1990 को एक और कानून आया, अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, SC ST अत्याचार निवारण अधिनियम आया था। ये कब आया था? 1989 में, यानी 1989 में से बनाया गया था और 90 में इसको लागू कर दिया गया था, 30 जनवरी 1990 को। ठीक है, तो ये हो गया आपका अस्पृश्यता से संबंधित जो भी उपबंध दिए गए हैं भारतीय संविधान में, उसके बारे में आपने जाना। अब अंत में बात करते हैं अनुच्छेद 18 के बारे में, और अनुच्छेद 18 में बताया गया है उपाधियों के अंत के बारे में। उपाधियों से आप क्या समझते हैं? जैसे स्वतंत्रता से पूर्व और जब भी हमारा जो संविधान था वो लागू नहीं हुआ था, उससे पहले आपने देखा होगा, आप मॉडर्न हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर थे, उनको गुरुदेव की उपाधि दे दी गई थी। आप थोड़ा सा उससे और पहले जाएं तो राम मोहन राय को राजा की उपाधि दे दी गई थी। सुभाष चंद्र बोस को जो है नेताजी की उपाधि दे दी थी लोगों ने। तो ये उपाधियों का अंत कर दिया गया था संविधान के अनुच्छेद 18 के अंतर्गत के संविधान लागू होने के बाद में कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की उपाधि धारण नहीं करेगा, लेकिन इसमें भी कुछ विशेष चीजों को छोड़ दिया गया, जैसे जो सेना से संबंधित उपाधियां होती हैं और एजुकेशन से रिलेटेड जो भी उपाधियां दी जाती हैं, जो भी डिग्रियां दी जाती हैं, उनको छोड़ करके व्यक्ति किसी भी प्रकार की कोई उपाधि जो है अपने नाम के प्रीफिक्स या सफिक्स में नहीं लगाएगा, ना आगे लगाएगा, ना टाइटल में लगाएगा। तो ये सारी चीजों का अंत कर दिया गया। तो जो अनुच्छेद 18 का पहला भाग है, 18(1) में बताया गया कि राज्य द्वारा सेना और विद्या के अलावा कोई भी दूसरी उपाधि नहीं दी जाएगी, यानी राज्य द्वारा सेना की जो उपाधियां होती हैं, जो भी उपाधियां होती हैं वो दी जाएंगी। इसके अलावा एजुकेशन से रिलेटेड जितनी भी उपाधियां होती हैं वो दी जाएंगी। इसके अलावा जो स्टेट है किसी भी प्रकार की कोई उपाधि किसी को नहीं देगा। 18(2) में क्या कहा गया है कि भारतीय विदेश से उपाधि नहीं ले सकता। कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है वो कोई भी विदेश से जाकर के या किसी भी फॉरेन स्टेट से जाकर के कोई भी उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता है। लेकिन इसका अपवाद क्या है? इसका एक अपवाद है कि अगर कोई व्यक्ति विदेश में, यानी भारत का नागरिक है और विदेश में किसी लाभ या विश्वास के पद पर कार्यरत है या किसी उच्च पद पर कार्यरत है, तो वहां से वो क्या जो है कि उपाधि दे सकता है। अगर बाहर का स्टेट या विदेशी स्टेट उसको कोई उपाधि देता है तो वो उसको ग्रहण कर सकता है, लेकिन राष्ट्रपति की परमिशन के बिना ग्रहण नहीं कर सकता। इसके लिए भी उसको क्या है कि राष्ट्रपति से क्या लेनी पड़ेगी? अनुमति लेनी पड़ेगी। तो उम्मीद करता हूं ये चीजें आपकी समझ में आई होंगी। वैसे आज हमने मूल अधिकारों के बारे में पूरे इसके प्रकरण पर चर्चा नहीं की। मूल अधिकारों के जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, संवैधानिक उपबंध हैं, उसके बारे में हमने जाना। इसके साथ साथ हमने जाना कि मूल अधिकारों को कौन सी कैटेगरी में शामिल किया गया है, कौन कौन से मूल अधिकारों को किस किस अनुच्छेद में रखा गया है। और आज हमने जो विस्तृत चर्चा की वो समानता के अधिकार जो 14 से 18 तक दिए गए उनके बारे में चर्चा की। इसके बाद में चलते चलते आपको बता देते हैं कि वर्तमान में जो मूल अधिकार हैं, मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? 6 है। इससे पहले जो मूल संविधान बना था उसमें मूल अधिकारों की संख्या थी 7। उसमें मूल अधिकारों की संख्या कितनी थी? 7 थी। लेकिन 7वां जो मूल अधिकार था संपत्ति का अधिकार, उसे जो है अब बना दिया गया है वर्तमान में
विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार, और उसके लिए संशोधन किया गया था 44th अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, 44वां संविधान संशोधन किया गया था 1978 में। उसके द्वारा जो संपत्ति का अधिकार था उसे कानूनी या विधिक अधिकार बना दिया गया है और उसको रखा गया है आर्टिकल 300 क के अंतर्गत संविधान के 12वें भाग में। ऐसे ही कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स होंगे, उनको बाद में कवर कर देंगे, पहले इसका एक विस्तृत अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो आज हमने समानता के अधिकार के बारे में चर्चा की, कल के स्वतंत्रता के अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और धर्म स्वतंत्रता, इनके बारे में कल अध्ययन करेंगे। आशा करता हूं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और जब भी आपको अगर कोई क्वेरी होती है इस वीडियो से रिलेटेड या आपके दिमाग में कोई प्रश्न उठता है इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और आपकी जो क्वेरीज हैं उसका जवाब दिया जाएगा। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, नमस्कार।